Watch full episodes on Jio Hotstar. चंद्रनाथ बाबू एक वैद्य और शिशिर सेन एक नवयुवक डॉक्टर बाजार के सड़क के आमने सामने दोनों के क्लिनिक थे। जब कोई रोगी नहीं होता तब दोनों बैठकर काफी गपशप किया करते थे। कभी कभी ये बातचीत द्वंद या झगड़े तक भी पहुंच जाती थी। इसका कारण ये था कि चंद्रनाथ बाबू की पुरानी सोच और अंधविश्वास पर शिशिर को यकीन नहीं होता। फिर एक दिन शिशिर, चाय पियोगे कि नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है। और इतनी बारिश हो रही है, लगता तो नहीं कि आसानी से निकल पाऊंगा। नवीन, ओ नवीन, अरे बेटा जरा चाय पिलाओगे क्या? हाँ दे रहा हूँ। हाँ तो आप अभी क्या कह रहे थे? आत्मा शरीर को छोड़कर? नहीं भाई, तुम लोग नए जमाने के लड़के हो, तुम्हें इन पर विश्वास नहीं होगा। आप कहिए तो सही, सुनने में कोई परेशानी नहीं है। दरअसल इंसान की जिंदगी और मृत्यु अद्भुत और रहस्यमयी है। आत्मा नहीं मरती है, वो अमर है। अच्छा, तो फिर आप चिकित्सा करते ही क्यों हैं? क्योंकि शरीर अमर नहीं है, इसीलिए। तो क्या इसी कारण की वजह से आप वैद्य बन गए? हाँ बिल्कुल। फिर सुनो, एक बार जीवन में बस यही परम सुख है। हाँ तो मैं कह रहा था, मेरे पिताजी तारानाथ गांगुली एक बहुत ही नामी वैद्य हुआ करते थे और मैंने भी ये सब कुछ उनसे ही सीखा है। एक बार नमस्कार, मैं हरिचरण प्रकाश हूँ, रामचंद्रपुर का जमींदार। मेरा बेटा बीमार है। मैं वैद्य तारानाथ गांगुली का नाम सुनकर आया हूँ। उन्हें मेरे साथ एक बार चलना पड़ेगा। पर पिताजी तो काफी बीमार हैं। क्या? तो फिर अरे जमींदार बाबू, मेरा बेटा भी मेरी ही तरह आयुर्वेदिक विद्या में पारंगत है। आप भरोसा करके उसे ही ले जाइए। अच्छा ठीक है, फिर यही करता हूँ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं वहाँ इंतजार करता हूँ, आप आइए। नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। नहीं। जानते हो शिशिर, रोगी की हालत देखकर तो मैं डर ही गया था। फिर भी मन को मजबूत करके कहा मैंने, पेट फुलाओ, सीने में कफ जमा हुआ है, नाड़ी की गति भी धीमी है, ऊपर से बड़बड़ा भी रहा था। ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। कैसा भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, और जितने दिन लगे लगने दीजिए। आपको यहाँ रहने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पिताजी को याद करके और भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके मैं अपने काम पर लग गया। मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है मुझे। छोड़ दो मुझे। ये सब क्या कह रहा है जमींदार बाबू? हो सकता है खेलते हुए से कहीं लग गई हो। बच्चा है ना, समझ ही नहीं रहा। ठीक है, तो फिर सरसों का तेल गरम करवा के ले आइए और थोड़ा पानी और एक कपड़ा, माथे पर पानी की पट्टी के लिए। जमींदार के आदेश से सब कुछ तुरंत हाजिर हो गया था और मैंने भी प्रण लिया था कि इसका अंत देखकर ही रहूंगा। अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो आप सोने चले जाइए। उस दिन आधी रात को नाड़ी की अवस्था में थोड़ा सुधार देखकर मैं भी मेहमानों के कमरे में आराम करने चला गया। उस कमरे के सामने ही एक बाग और एक सुंदर तालाब था, काफी साफ सुथरा था। फिर बिस्तर पर सफेद उजली सी चादर, दो बड़े बड़े तकिए, काफी आरामदायक बिस्तर था। और अचानक कौन? खाना लाई हूँ। जानते हो शिशिर, वो जमींदारों की यहाँ 56 भोग था और मुझे भूख भी जोरों की लगी थी।
दासी के खाना देकर जाने के तुरंत बाद मैंने सब कुछ खा लिया। खाने के बाद मैं बाहर थोड़ा टहलने गया। उतने में मैंने देखा चांद की रोशनी पड़ते ही रास्ते से सफेद कपड़े पहने एक औरत सीधी चली आ रही थी। ये कौन है? इतनी रात को एक अकेली औरत, ये कौन है? कौन है ये? हो सकता है आसपास के घर से कोई औरत रोगी को देखने आई हो, पर इतनी रात को अकेले कैसे? तो क्या जमींदार के यहाँ कोई नियम कानून है कि नहीं? कुछ ही देर के बाद मुझे जमींदार के घर से बुलावा आ गया। बताया गया कि रोगी की अवस्था ठीक नहीं है, अभी ही जाना पड़ेगा। और मैं बैग लेकर भागा और जाकर देखा। ये क्या? अचानक इतनी हालत खराब कैसे हो गई? कुछ घंटे पहले ही तो देखकर गया था, कितने आराम से सो रहा था, बुखार भी उतर गया था। पर अभी तो देख रहा हूँ तो उसकी आंखें हैं कि लाल हो चुकी है, नाड़ी की अवस्था भी ठीक नहीं है। पर ये सब अचानक कैसे हुआ? मैं नहीं जानता। मैं भी उस कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। अचानक से सुनील की सांस खींचने की आवाज सुनी तो जल्दी से आपको बुलाने भेजा। मैं भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। 2 घंटे लगातार वहीं बैठा रहा। हर थोड़ी देर पर औषधि, पानी की पट्टी और तेल की मालिश करता रहा। बस रोगी ठीक हो गया। भोर में निश्चिंत होकर कमरे में सोने गया और एक ही झपकी में 9 बज गए। पूरा दिन अच्छे से निकल गया। शाम को रोगी के कमरे में गया। आइए वैद्य जी, आइए। आपका रोगी तो बिल्कुल ठीक है। ये सब आपके हाथों का कमाल है। अरे नहीं, ये तो औषधियों का कमाल है। बस इसका बुखार तो उतर ही चुका है, अब नहीं आएगा। नाड़ी भी स्थिर है। आज का दिन बीत जाए फिर निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि बच्चा खतरे से बाहर है। समझ में आया शिशिर? बड़ा मकान था। जरा घूम फिर के आकर मैं अपना सामान देख रहा था। रविवार को लौटना जो था, अचानक खिड़की से देखा दूर मैदान से वही औरत चली आ रही थी। पूरे दिन उसकी बात ध्यान में नहीं थी और उसे देखकर लगा कि वो जरूर उनकी कोई रिश्तेदार है। अपना काम खत्म करके दूर किसी गांव से देखने आती है। पर ये हमेशा अंधेरे में ही क्यों आती है? पर अकेले ही क्यों आती है? कल इस औरत के चले जाने के बाद रोगी की हालत खराब हो गई थी। मन में सोचा कि छोड़ो, जाने दो, क्या बिगड़ सो जाता, सब कुछ ठीक ही तो है। पर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत सीधे मेरी नजरों के सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी में, काफी सुंदर भी थी। वो लगभग 40 साल की होगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने ऑर्डर देने के लहजे में कहा, सुनो, तुम इस लड़के को बचा नहीं पाओगे, तुम लौट जाओ। क्यों माँ? आप कौन हैं? वो एकटक मेरी तरफ देखकर बोल रही थी, सुनो, आग से मत खेलो, इसे मैं ले जाऊंगी। ये मेरा बेटा है। उसके पिता ने मेरी मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है। उसकी सौतेली माँ उसे देखना नहीं चाहती, बहुत कष्ट देती है। मैं सब देखती हूँ। मेरे पति ये सारी बातें जानते हैं। मैं अपने बेटे को जरूर ले जाऊंगी। कल रात ही लेकर जाती, पर तुम्हारी वजह से नहीं ले जा पाई। तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने साहस जुटाकर डरते हुए उनसे कहा, माँ, मैं एक वैद्य हूँ और जान बचाना तो मेरा धर्म है। अपने धर्म से मैं कभी नहीं भटक सकता। मेरी जान चली जाए ये मुझे स्वीकार है। पर एक बात मैं जरूर कहूँगा। बोलो। मैं जमींदार बाबू को सारी बातें खुलकर बता देता हूँ, जिससे कि वो बेटे को अपनी नजरों के सामने रखे, या फिर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दे। अगर जरूरत हुई तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। पर दया करके अपने आप उसे मत ले जाइए। अगर फिर से उस पर अत्याचार होता देखिएगा तब ले जाइएगा। मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, पर याद रखो, अगर अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो मैं उसे जरूर ले जाऊंगी। अंदर से फिर से एक बुलावा आया कि रोगी की हालत खराब हो चुकी है और इस बार सामान्य सी औषधि पीते ही वो बच्चा ठीक हो गया। दूसरे दिन सुबह जमींदार के पास गया। बुरा मत मानिएगा जमींदार बाबू, आप भविष्य में बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। क्या मतलब? आपको शायद नहीं पता है कि इस बच्चे पर उसकी सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है, इसीलिए कल उसकी माँ यहाँ आई थी। उसके बाद जब मैंने जमींदार बाबू को सच बताया तो वो फूट कर रोने लगे। मुझे कुछ पता है। अब से मैं उसे और अनदेखा बिल्कुल नहीं करूँगा। जरूरत पड़ी तो बोर्डिंग स्कूल तो है ही। बस अब आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैं कल सुबह ही अपने घर जाने की आपसे अनुमति चाहूंगा। वो ठीक हो गया क्या?
बिल्कुल। दोबारा फिर कभी देखा था उस बच्चे की माँ को? कभी भी नहीं। वो बच्चा भी अब कलकत्ता में ही रहता है, कोई धंधा भी करता है शायद। चलो बारिश थम चुकी है। नवीन, दरवाजा बंद कर दो भाई। चलिए चला जाए। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.